नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं प्रकृति की दुनिया में और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ हर छोटा बड़ा हिस्सा एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। देखिए हाथियों का एक झुंड, और वो भी इंसानी बस्तियों के इतने पास। सवाल उठता है कि आखिर ये हाथी यहाँ कर क्या रहे हैं, और क्या ये कहानी सिर्फ इन हाथियों की है या इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहानी भी छिपी है। यही सवाल हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई तक ले जाएगा। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि हाथी हमारे गांव में क्यों हैं, फिर पर्यावरण, समष्टि और समुदाय क्या होते हैं इसे जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन किसे खाता है, फिर समझेंगे कि एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और आखिर में बात करेंगे कि इस पूरी कहानी में प्रकृति में हमारी अपनी जगह कहाँ है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। हाथी हमारे गांव तक आ क्यों पहुंचे? अब देखिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो रहते हैं। वजह असल में काफी सीधी है। हमारी गतिविधियां, जैसे कि सड़कें बनाना या फिर बारिश के पैटर्न में जो बदलाव आ रहा है, इन सब वजहों से जानवरों के जो कुदरती घर हैं, मतलब जंगल, वो लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, ये असल में जानवरों के घरों पर हमारा बढ़ता हुआ दखल है। और सीधी सी बात है, जब उनका घर छोटा होगा तो वो बेचारे खाने और पानी की तलाश में बाहर निकलेंगे ही ना। और ये बात इस लाइन में कितनी सही कही गई है कि घटनाओं की ये श्रृंखला दर्शाती है कि प्रकृति के घटक कितने घनिष्ठ रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक जगह पर सड़क बनती है और उसका असर ये होता है कि दूसरी जगह हाथी गांव में आ जाते हैं। इसी को तो कहते हैं प्रकृति का वो अटूट जुड़ाव। तो फिर इस जुड़ाव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें प्रकृति की भाषा के कुछ बेसिक शब्द सीखने होंगे। बस 3 शब्द हैं: पर्यावास, समष्टि और समुदाय। समझिए कि ये किसी भी नेचुरल माहौल को समझने की चाबी हैं। तो सबसे पहले आता है पर्यावास। पर्यावास का मतलब है किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे का अपना नेचुरल घर, उसका परमानेंट एड्रेस। जैसे जंगल हाथियों का पर्यावास है, तो वहीं एक तालाब मछलियों का। ठीक है, अब सोचिए, जब एक ही तरह के बहुत सारे जीव एक ही पर्यावास में एक साथ रहने लगें तो वो मिलकर बनाते हैं एक समष्टि, जिसे हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक तालाब में जितनी भी रोहू मछलियां हैं वो सब मिलकर एक समष्टि हैं। और फिर जब उसी एक पर्यावास में रहने वाली सारी अलग अलग समष्टियां, मतलब पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं, तब जाकर बनता है एक समुदाय। ये बिल्कुल एक बड़े परिवार जैसा है, जहां सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अगली बार जब भी कोई जंगल या तालाब दिखे तो ये याद रखिएगा कि वहां सिर्फ अलग अलग पेड़ पौधे या जानवर नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा समुदाय बसता है जो एक ही घर में एक दूसरे पर निर्भर होकर जी रहा है। तो एक समुदाय में ये सारे जीव एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं? खैर, इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक और मजेदार तरीका है वो है खाने का रिश्ता। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि कौन किसे खाता है। देखिए, हर समुदाय खाने और खिलाने के एक नेटवर्क पर टिका होता है, और इसी नेटवर्क को हम कहते हैं आहार श्रृंखला या फूड चेन। ये फूड चेन हमें बस ये बताती है कि एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे ट्रैवल करती है। इसे एक खाने की सीढ़ी की तरह सोचकर देखिए। सबसे नीचे पहले पायदान पर हैं उत्पादक, यानी पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर दूसरी पायदान पर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो इन पौधों को खाते हैं। इनसे ऊपर तीसरी पायदान पर है द्वितीयक उपभोक्ता, जो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। और फिर सबसे ऊपर की पायदान पर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जो दूसरे मांसाहारी जानवरों को ही अपना शिकार बनाते हैं। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। इस चेन की शुरुआत होती है घास से। ये हैं उत्पादक, जो अपनी एनर्जी सीधे सूरज की रोशनी से बनाती है। अब इस घास को कौन खाता है? एक टिड्डा। तो ये टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, जिसने अपनी एनर्जी इस घास से ली। और फिर इस टिड्डे को खा लेता है एक मेढक। तो मेढक क्या बन गया? वो बन गया द्वितीय उपभोक्ता। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस मेढक को एक सांप खा जाता है, तो यहां पर सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता। देखा, ये है एक सीधी साधी फूड चेन, जहां एनर्जी घास से शुरू होकर सांप तक पहुंच गई।
लेकिन अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या होगा अगर इस चेन में से, बीच में से सारे के सारे मेंढक गायब हो जाएं? सोचिए, टिड्डों की आबादी तो एकदम से बढ़ जाएगी, वो सारी फसलें खा जाएंगे, और दूसरी तरफ सांपों के पास खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब सिर्फ एक छोटी सी कड़ी टूटी और पूरी की पूरी जंजीर ही बिखर गई। तो अब इस फूड चेन से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और पूरे सिस्टम को एक साथ देखते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ जिंदा चीजें ही नहीं बल्कि उनके आसपास का बेजान माहौल भी शामिल होता है। इसी बड़े सिस्टम को हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। मतलब किसी भी एक जगह पर मौजूद सभी जैविक चीजें यानी जीवित जीव और सभी अजैविक चीजें यानी धूप, पानी, मिट्टी, हवा और इन सब के बीच का जो रिश्ता है वो सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और इस टेबल में जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि ये जैविक और अजैविक चीजें एक दूसरे से लगातार बात करती हैं। पौधे जो कि जैविक हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए धूप और पानी चाहिए, जो अजैविक हैं। जानवर जो जैविक हैं, वो तापमान के हिसाब से, जो कि अजैविक हैं, अपनी रहने की जगह चुनते हैं। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है जो असल में जीवन को मुमकिन बनाती है। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, वो अक्सर एक पिरामिड की शक्ल में होता है। इसको ऐसे समझिए, सबसे नीचे पिरामिड के बेस पर होते हैं लाखों करोड़ों पौधे। फिर उनको खाने वाले जानवर जैसे कि चूहे हजारों की तादाद में होते हैं, और फिर उन चूहों को खाने वाले शिकारी जैसे बाज, वो गिने चुने ही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर लेवल पर एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए ऊपर वालों की संख्या हमेशा कम रहती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और वापस घूमकर अपनी पहली तस्वीर पर आते हैं। वो हाथी, वो गांव और हम। इस पूरे बड़े खेल में हमारी जगह आखिर है कहाँ? इस पूरे इकोसिस्टम को समझना हमें बस यही सिखाता है कि हमारे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब हम जंगल काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे होते, हम असल में हाथियों जैसे अनगिनत जानवरों का घर छीन रहे होते हैं। और फिर नतीजा, वही हाथी हमारे गांवों में आ जाते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है ना, तो इसका असर सिर्फ जानवरों पर नहीं, हम इंसानों पर भी पड़ता है। कभी खाने पीने की कमी के तौर पर, तो कभी नई नई बीमारियों के तौर पर। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या हम इंसान इस पृथ्वी के बिना जिंदा रह सकते हैं? शायद इस सवाल का जवाब हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, पर सोचने वाली बात यह है कि इसका जवाब सिर्फ बातों में नहीं, हमारे कामों में छिपा है। हम आज जो फैसले लेंगे वही हमारा और इस धरती का कल तय करेगा।